प्रणाम माय डियर स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं इकोनॉमी के बारे में। नितिन सिंघानिया का फर्स्ट चैप्टर बेसिक की कॉन्सेप्ट, ये पूरा का पूरा चैप्टर रिवीजन पॉइंट ऑफ से होने वाला है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग जितनी सारी वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस क्या होता है। अगर आप पेन और पेपर लेके नहीं बैठे हो तो सबसे पहले पेन और पेपर लेके बैठ जाइए और बुक अपने पास रखना। अगर बुक नहीं भी है तो स्क्रीन पे ध्यान देते रहना, जो जो इंपॉर्टेंट टिक कर रहा हूँ वो कर लेना। इकोनॉमिक्स क्या होता है? एक ऐसी स्टडी होती है जो कि प्रोडक्ट और सर्विस को कैसे प्रोड्यूस करा जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे और कंज्यूम कैसे करेंगे। कोई प्रोडक्ट हमारा बना यहाँ से, ठीक है, वो प्रोडक्ट कंज्यूमर तक जाएगा, ठीक है, कंज्यूमर तक जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे ये प्रोड्यूस हुआ, कैसे फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट हुआ चेन के द्वारा, और कैसे कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम्ड हुआ, इन सब की स्टडी को बोलते हैं क्या? इकोनॉमिक्स। ये क्या है? सोशल साइंस है। सिमिलर वे में कोई सर्विसेज भी हो सकती है। मान लेते कोई टीचिंग है, ठीक है, तो ऑनलाइन टेक जैसे चल रहा है, तो टीचर ने पढ़ाया, अब कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है और कैसे एक कंज्यूमर यानी कि कैसे स्टूडेंट उसको कंज्यूम करेगा, वो पूरी स्टडी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। ये एग्जांपल है। गोल इसका मैक्सिमम आउटपुट होता है। क्यों? क्योंकि हम मान के चलते हैं कि रिसोर्सेज की कमी होती है। लियोनन रॉबिन कहते हैं इकोनॉमिक्स इज व्हाट द साइंस ऑफ स्कैरसिटी। इकोनॉमी क्या है? साइंस ऑफ स्कैरसिटी है, 1935 में बोलते हैं। एडम स्मिथ, जो कि फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी है, एडम स्मिथ जो कि फादर है मॉडर्न इकोनॉमिक के। दो वर्ड क्लियर हो जाना चाहिए। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, डिस्ट्रीब्यूट एंड कंज्यूम्ड। Leonard Robin said about the economics is a science of scarcity, and Adam Smith told us Smith is a father of modern economy. अब बात करते हैं इकोनॉमी क्या होती है। जहाँ पर भी इकोनॉमी कोई एक सर्टेन रीजन में काम कर रही होती है उसको बोलते हैं इकोनॉमी, ठीक है। जैसे कि हमारा इंडियन इकोनॉमी इज इकोनॉमिक एट प्ले इन सर्टेन रीजन। कोई सर्टेन रीजन में अगर इकोनॉमिक वर्क फंक्शन कर रही है, प्ले कर रही है, उसको बोलेंगे इकोनॉमी। नाउ टाइप ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी कितने टाइप के होते हैं? इकोनॉमी जनरली 3 टाइप के होते हैं। मार्केट इकोनॉमी, नॉन मार्केट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी को कैपिटलिस्टिक मार्केट बोलते हैं, जहाँ पर अनरिस्ट्रेन्ड कंपटीशन बिटवीन प्राइवेटली ऑन्ड एंटरप्राइजेज। जहाँ पर क्या होता है, मार्केट को पूरा फ्रीली छोड़ देते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन ना के बराबर होते हैं। नॉन मार्केट इकोनॉमी क्या होता है कि यहाँ पर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट की कंपनी, गवर्नमेंट के फर्म ही चलते हैं। अब बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है? ये दोनों का मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होता है, मार्केट और नॉन मार्केट इकोनॉमी के बारे में। एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि इधर आपको दिख रहा होगा नॉन मार्केट, यानी कि यहाँ पर है कम्युनिज्म, यहाँ जैसे कि, और यहाँ पर है प्योर कंपटीशन। ये कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है और सोशलिस्टिक इकोनॉमी है। सोशलिस्टिक इकोनॉमी में जो मेन पर्पस होता है वो वेलफेयर का होता है। मेन पर्पस इज अबाउट वेलफेयर, और यहाँ पर होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किसका मेन मकसद होता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। और सोशलिस्ट इकोनॉमी का होता है वेलफेयर करना, ठीक है, वेलफेयर करना। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल 1991 में देखा गया था यूएसएसआर का। खैर अभी भी है, यूएसएसआर तो खैर डिसइंटीग्रेट हो गया था 15 कंट्रीज में, बट 1991 तक हम कह सकते हैं कि जो यूएसएसआर है पूरा का पूरा सोशलिस्ट था। बट आज तक कोई भी कंट्री कैपिटलिस्टिक पूरे तौर पे नहीं बन पाई है। आप पूछोगे कैसे? अगर आप बताओ, मैंने कहा कि कैपिटलिस्टिक में गवर्नमेंट का इंटरफेयर ना के बराबर होता है, ठीक है। तो आप देखो कि यूएस है, अभी कितने सेंक्शन लगाता है किसी प्रोडक्ट के इनकम उस पे आने और जाने पर। तो आप सोच सकते हो क्या वो रियलिटी में अभी कैपिटलिस्टिक है? नहीं। हाँ, टूवर्ड द कैपिटलिस्टिक है, ये बात सही है। इंडिया इन दोनों के बीच में लाई करता है। इधर सबसे पहले लाई करेगा नॉर्थ कोरिया, देन चाइना, देन फ्रांस, यूएस एंड जापान। इंडिया की कंडीशन 1991 से पहले इधर की तरफ थी, देन 1991 के बाद इधर हुआ, मिड में हुआ, और 1991 के बाद मतलब आज 2026 की बात कर रहा हूँ, तो टूवर्ड यहाँ
कैपिटलिस्टिक की तरफ है, टूवर्ड कैपिटलिस्टिक की तरफ है। क्लियर कॉन्सेप्ट। एक और कॉन्सेप्ट आता है एनार्को कैपिटलिज्म। एनार्को कैपिटलिज्म क्या होता है कि इससे इस लाइन के भी फर्दर एक लाइन जाती है जो कि कैपिटलिस्टिक के आगे की कहानी बोलता है। ये कहता है कि यहाँ पर जो ट्रेड हो रहा है उस पर गवर्नमेंट का कोई भी रूल एंड रेगुलेशन नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ तक कि लॉ एंड ऑर्डर भी इन्फोर्स प्राइवेट ही करेगा। इसे बोलते हैं एनार्को कैपिटलिज्म। एक बार डेफिनेशन एक बार रीड कर लेते हैं। इट्स अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल फिलॉसफी दैट कंबाइन एनार्किज्म। एक ऐसा पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल फिलॉसफी है जो कि कंबाइन करता है एनार्किज्म, जिसमें कि नो गवर्नमेंट विद कैपिटलिज्म, कोई गवर्नमेंट नहीं होता, सिर्फ कैपिटलिज्म होता है। प्राइवेट ओनरशिप एंड फ्री मार्केट, पूरा का पूरा फ्री मार्केट होता है। इन दिस सिस्टम ऑल सर्विस इवन लॉ इन्फोर्समेंट एंड कोर्ट would be privately run through the voluntary contract and competition rather than by the state। जो लॉ एंड ऑर्डर भी है वो कौन रन करवा रहा है? वो करवा रहा है प्राइवेट कंपनी। जैसे कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी द बेस्ट एग्जांपल फॉर एनार्को कैपिटलिज्म का। क्लियर कॉन्सेप्ट। अब आते हैं हम आगे, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी। आपको हैरानी होगी सुन के कि 1929 से पहले, 1936 के बाद मतलब 1929 में एक द ग्रेट डिप्रेशन आया यूएस में, ठीक है। इस ग्रेट डिप्रेशन के बाद मैक्रो इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आया था। इससे पहले मैक्रो इकोनॉमी नाम की कुछ चीज़ ही नहीं थी, एग्जिस्ट कर रही थी बट हमारे डेफिनेशन में, हमारी किताबों में नहीं थी। मैक्रो और माइक्रो में बस मेजर नाम से ही डिफरेंस समझ में आएगा। ये स्टडी करता है होल कि ये इंडिविजुअल की स्टडी करता है, ठीक है। ये इंडिविजुअल के बिहेवियर की स्टडी करेगा, ये पूरा होल इकोनॉमी के कैसा चल रहा है उसके बारे में स्टडी करेगा। इसका मेन टूल था डिमांड एंड सप्लाई ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी। एक किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का डिमांड किस तरह चल रहा है, किस तरह बढ़ रहा है, ये माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। और इसमें क्या होगा, एग्रीगेट होगा डिमांड और सप्लाई के बारे में। माइक्रो इकोनॉमी को बोलते हैं प्राइस थ्योरी, याद रखना एमसीक्यू बन सकता है। माइक्रो इकोनॉमी को बोलते हैं प्राइस थ्योरी, वेयर एज मैक्रो इकोनॉमी को बोलते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। बात करें मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट कब आया था, 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया, उसके बाद 1936 में जॉन मेनार्ड केन्स, विजिबल है क्लियर, जॉन मेनार्ड केन्स बताते हैं मैक्रो इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट बताते हैं। और उनकी बुक है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी इज रिटन बाय whom? जॉन मेनार्ड केन्स। अब आइए इकोनॉमिक गुड के बारे में। प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट फुलफिल द नीड एंड वांट ऑफ कंज्यूमर। इकोनॉमिक गुड कौन कौन सा आता है? इकोनॉमिक गुड जो भैया कंज्यूमर की नीड को फुलफिल कर सकता है और उनकी वांट को फुलफिल करता है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक गुड। इसमें सबसे पहले हम था राइवलरस और नॉन राइवलरस। राइवलरस का एग्जांपल सबसे बेस्ट ये है कि जिसमें भी कंपटीशन होता हो उसको राइवलरस बोलते हैं, और जिसमें भी कोई कंपटीशन नहीं होता है दैट इज कॉल्ड नॉन राइवलरस। इसमें राइवलरस में ये डिफरेंस के तौर पर समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमने एग्जांपल दिया था फूड और ड्रिंक का, ठीक है। अ स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा और बॉटल, एक पिज़्ज़ा है, मैं उसको ले रहा हूँ तो मैं बाकी को कम्पीट करके उस चीज़ को खा रहा हूँ ना। बट अगर मैं बात करता हूँ उसकी रेसिपी के बारे में, उसका कुकिंग वीडियो जो भी है उसके रिगार्डिंग तो कंपटीशन नहीं है। जिस तरह से वो कंपटीशन पिज़्ज़ा लेने के लिए है, जैसे कि दुकान पे गए और दुकान पे जाने के बाद मैंने कहा पिज़्ज़ा दे दो, तो लाइन में लगना पड़ा, कंपटीशन था वहाँ पर। बट रेसिपी की बात करूँ तो यूट्यूब पे ऑलरेडी कंटेंट फ्री है, जो भी आके कंज्यूम कर जाए। नेचुरल रिसोर्सेज, राइवलरस में एग्जांपल देखो, जैसे वाइल्ड फिश है, स्टॉक्स है, टिम्बर है, ऑयल है, ये राइवलरस गुड्स हैं, इसमें कंपटीशन होगा। बट जैसे कि सनशाइन है, वो गरीब हो या अमीर हो सब ले सकते हैं। खैर ये भी अब कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है, क्यों? दिल्ली में आपको जो फ्रेश एयर है वो भी पैसे दे के लेनी पड़ती है। इट्स अ हार्श रियलिटी। कंज्यूमर प्रोडक्ट क्या होता है? शूज़, स्मार्टफोन, कार, ये सारे के सारे क्या है? राइवलरस है। अब कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड या ऑनलाइन आर्टिकल है, ऑनलाइन आर्टिकल आप पढ़ रहे हो, जैसे रीड कर रहे हो, तो आपको लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है ना। तो इसमें क्या था
कि राइवल रेस में कुछ चीज़ें हम एक्सक्लूड कर सकते हैं जिसमें कंपटीशन है, और कुछ चीज़ें हम नॉन एक्सक्लूड कर सकते हैं। एक्सक्लूड जैसे प्राइवेट गुड्स, जैसे कि मेरा कार हो गया, ठीक है, ये राइवल रेस में मैं इसको बाकी लोगों के लिए नहीं है, एक्सक्लूड कर दिया। बट जैसे पेट्रोलियम पंप में यहाँ पर भी कंपटीशन है, बट यहाँ पर आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते, यहाँ पर कोई भी जा सकता है, अमीर हो या गरीब हो। नॉन राइवल रेस में यहाँ पर कंपटीशन ही नहीं है। देखो क्लब गुड्स जैसे कि टोल टैक्स है, ठीक है, को टोल टैक्स जिनके पास पैसा है वही आ सकते हैं, बाकी सबको एक्सक्लूड कर देंगे, मतलब एक्सक्लूड हो जाएगा। और पब्लिक गुड जैसे कि हमारा डिफेंस हो गया, डिफेंस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ जिसमें कोई कंपटीशन नहीं है, मतलब जो सर्विसेज डिफेंस की ले रहा है। जैसे कि मैं हूँ, मुझे कोई अदर कंट्री आकर अटैक नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि इंडिया के बॉर्डर पे क्या है, डिफेंस के लोग खड़े हैं, आर्मी खड़ी है। और यहाँ पर अमीर हो गरीब हो सबको यहाँ पर ये फैसिलिटी मिल रही है, दैट इज कॉल्ड नॉन एक्सक्लूडेबल, जिसको किसी को हटाया नहीं गया है। इकोनॉमिक एजेंट क्या होते हैं? इकोनॉमिक एजेंट क्या होते हैं? जो भी इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं उनको बोलते हैं इकोनॉमिक एजेंट। अब इकोनॉमिक डिसीजन कौन ले सकता है? इंडिविजुअल ले सकता है और इंस्टीट्यूशन ले सकता है। और ऑब्वियसली मैं ले लूँ या कोई एक इंस्टीट्यूशन ले ले, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एजेंट। इसका एग्जाम्पल है प्रोड्यूसर हुआ, कंज्यूमर हुआ, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन हो, बैंक हुआ। प्रोड्यूसर ये डिसीजन लेगा कि उसको कितना प्रोड्यूस करना है, कंज्यूमर ये डिसीजन लेगा कि उसको कितना कंज्यूम करना है, क्या चीज़ खाना है, क्या चीज़ नहीं खाना है। इकोनॉमी मॉडल अब किस बेस पर काम करती है वो चीज़ समझो। थियोरेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रोसेस लाइक सप्लाई डिमांड मॉडल एंड सर्कुलर मॉडल। देखो, एक है हाउस होल्ड, दूसरा है फर्म, कंपनी। अब हाउस होल्ड क्या करेगा? जो फर्म है, जो कंपनी है, जो बिजनेस चला रहा है, उसको प्रोवाइड करता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस। हाउस होल्ड फर्म को प्रोवाइड करता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस। लैंड के बदले उसको देना पड़ता है रेंट, लैंड के बदले उसको देना पड़ता है रेंट, लेबर के बदले उसको देना पड़ता है वेजेस, दहाड़ी देनी पड़ती है दिन की, और कैपिटल के बदले उसको देना पड़ेगा इंटरेस्ट। कैपिटल यानी कि क्या, यहाँ पर फिजिकल कैपिटल की बात हो रही है। और देन एंटरप्राइजेस के बदले उसको क्या देना पड़ता है? प्रॉफिट। तो ये एक साइकिल है इकोनॉमी का, जो कि क्या होता है, हाउस होल्ड देता है किसको? फर्म को, और फर्म बदले में उनको पेमेंट देता है इन फैक्टर की वजह से, ठीक है। हाउस होल्ड क्या क्या फैक्टर की सर्विस देता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस। बोलो साथ में, हाउस होल्ड फर्म को क्या क्या देता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस। और बदले में फर्म क्या करता है? उसको पेमेंट करता है। पेमेंट क्या करता है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। कॉन्सेप्ट क्लियर हो ये वाला? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के कुछ मेजर सेंट्रल प्रॉब्लम है। एक पहला व्हाट टू प्रोड्यूस और व्हाट क्वांटिटी, क्या प्रोड्यूस करना और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, सेंट्रल प्रॉब्लम है, ठीक है। व्हाट क्या प्रोड्यूस करना है, और डब्ल्यू यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड व्हाट क्वांटिटी वी प्रोड्यूस, कितनी क्वांटिटी में हमको प्रोड्यूस करना है। फिर हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड whom टू प्रोड्यूस, कौन करेगा, whom टू प्रोड्यूस। What, how and whom is the three major central problem of economy। बात करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमी और नॉर्मेटिव इकोनॉमी के बारे में। पॉजिटिव इकोनॉमी में हाउ प्रॉब्लम आर एक्चुअली सॉल्व इन रियल वर्ल्ड, कोई भी प्रॉब्लम रियल वर्ल्ड में किस तरह सॉल्व होती है ऑन बेसिस ऑफ एक्चुअल डाटा, ठीक है। एक्चुअल डाटा अगर आपके पास है, तो अगर आप किसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव इकोनॉमी। अगर विदाउट एनी एक्चुअल डाटा, बेस्ड योर ओन ओपिनियन, अगर आप किसी इकोनॉमिक डिसीजन लेते हो, दैट इज कॉल्ड नॉर्मेटिव इकोनॉमी। तो समझ में आया मेन डिफरेंस क्या है? पॉजिटिव इकोनॉमी में एक्चुअल डाटा का इस्तेमाल होता है, बेस्ड ऑन एक्चुअल डाटा टू सॉल्व द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्लियर है? हाउ प्रॉब्लम आर एक्चुअली सॉल्व इन रियल वर्ल्ड बेस्ड ऑन एक्चुअल डाटा। और नॉर्मेटिव इकोनॉमी में क्या होगा? बेस्ड ऑन ओपिनियन एंड सजेशन, सॉल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। यहाँ पर आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पे क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर
आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पे डिसीजन आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाता है। आप एक काम करो, इसको एक बार रीड करो, मैं जस्ट 1 मिनट में आता हूँ। ठीक है, बात करें स्टॉक और फ्लो वेरिएबल के बारे में। स्टॉक वेरिएबल क्या होता है कि आपके पास एक्सप्रेस एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। स्टॉक वेरिएबल उसे बोलते हैं, अगर मैंने पूछा इंस्टेंट टाइम में आपके पास कितना कैपिटल है, कितना लेबर है, जो भी है, वो सारे के सारे ये आते हैं स्टॉक वेरिएबल। कि एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट आप बता सको कि मेरे पास इतना पैसा है जिम में। फ्लो वेरिएबल क्या होता है, हैज बोथ टाइम डायमेंशन एंड टाइम रेफरेंस। किसी इकोनॉमिक चीज़ को बताने के लिए टाइम डायमेंशन का इस्तेमाल लेना पड़ेगा और टाइम रेफरेंस के तौर पे लगाना पड़ेगा। मैंने कहा कि आपके पास जो प्रॉपर्टी है अभी उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, या 5 साल उसके बाद, लगभग 3 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, 3 महीने बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसमें टाइम डायमेंशन आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड फ्लो वेरिएबल। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में देखा गया है, क्वेश्चन आएगा इसके रिगार्डिंग। दिस सेक्टर इज इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, नेचुरल रिसोर्सेज, एक्टिविटी इन्वॉल्व इन दिस सेक्टर आर। प्राइमरी सेक्टर वो होते हैं कि जिसमें कि एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल हो और नेचुरल रिसोर्सेज के रिगार्डिंग हो। हालांकि एक बार यूपीएससी ने इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है, इसमें एग्रीकल्चर आ जाएगा, डेयरी फार्मिंग आ जाएगा, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री आ जाएगा, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं किसकी, प्राइमरी सेक्टर की। देन कम टू द सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है और कंस्ट्रक्शन होता है, क्लियर है। टर्शरी सेक्टर में क्या होता है कि सर्विसेज के रिगार्डिंग अगर बात होती है तो दैट इज कॉल्ड टर्शरी सेक्टर। और इंडिया सबसे बड़ा मेजर जो भी है इकोनॉमी का, वो टर्शरी सेक्टर पर डिपेंड कर रहा है, इंडिया की मेन इकोनॉमी अभी। क्वार्टरनरी सेक्टर क्या होता है कि अगर कंसल्टेंसी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करी जाती है तो दैट इज कॉल्ड क्वार्टरनरी सेक्टर। और लास्ट आता है क्यूनरी सेक्टर। अगर हाई लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है उसको बोलते हैं क्यूनरी सेक्टर, जैसे कि ब्यूरोक्रेट्स होते हैं पीएमओ या सीएमओ में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो काम करते हैं, ठीक है, उनके डिसीजन का इम्पैक्ट ये सारे के सारे सेक्टर में देखने के लिए मिलेगा आपको। तो क्या है, एक्टिविटी इन दिस सेक्टर इन्वॉल्व हाई लेवल डिसीजन मेकिंग इन गवर्नमेंट। नाउ एक क्वेश्चन देखें कि विद रेफरेंस टू द सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग पेयर इकोनॉमिक एक्टिविटी सेक्टर। स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अगर मैंने किसी क्या कहा कि एग्रीकल्चर जो भी प्रोड्यूस हो मैंने उसको स्टोर कर रख लिया या किसी और ने स्टोर कर रख लिया, तो जो स्टोरेज है वो किस सेक्टर में आएगा, क्या वो सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है, क्या मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो जगह, नहीं, ये तो सर्विस दे रहा है ना बंदा, तो सर्विस दे रहा है तो क्या होगा, टर्शरी का पार्ट है। डेयरी फार्मिंग इज अ प्राइमरी सेक्टर। मिनरल एक्सप्लोरेशन इज आल्सो द टर्शरी सेक्टर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो मिनरल्स है उसको मशीन्स के द्वारा खोजा जा रहा है, ठीक है, मशीन्स के द्वारा खोजा जा रहा है, तो ये सर्विस दे रहा है, तो दैट इज कॉल्ड टर्शरी सेक्टर। वीविंग क्लॉथ इज अ व्हाट, द सेकेंडरी सेक्टर। तो यहाँ पर कौन सा है, 3 करेक्ट है, 1 2 3 3 करेक्ट है और पहला वाला गलत है, तो ऑप्शन ओनली 3। इसको मत देखना, यहाँ पर ये भी यूपीएससी ने पता नहीं क्या क्या दे रखा है, बट ये करेक्ट है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल, और तो खैर फर्दर आगे पार्ट बनेगा, चलो देख ही लेते हैं।
सॉल्यूशन आपके इसके सामने है, इसको आप खुद से ट्राई करो। फार्मर प्लग इज व्हाट? वर्किंग कैपिटल। बार बार करना पड़ता है उसको, वर्किंग कैपिटल होता है जिसको हम बार बार करते हैं, ठीक है। तो ये वर्किंग कैपिटल नहीं है, इट्स अ फिक्स्ड कैपिटल। कंप्यूटर इज अ फिक्स्ड कैपिटल। या yarn used by weaver is what? Is a fixed capital? No, it's a what? Working capital. And petrol is a working capital. तो इसमें ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन को एक बार और रिमाइंड देख लेना मेरे को भी, इसमें इस क्वेश्चन को अभी आप स्किप करना, बाद में देखता हूँ इसको। इस क्वेश्चन पर आ जाइए। कंसिडर द इन्वेस्टमेंट इन द फॉलोइंग एसेट्स: ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन, इन्वेंट्री, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मेलिंग लिस्ट ऑफ अ क्लाइंट। कहा कि इसने कि इनमें से कौन सा है जो इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट है। इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट वो होता है जिसको हम छू के बता सकते हैं, या ठीक है, इनटेंजिबल होता है जिसको हम छू नहीं सकते, और टेंजिबल होता है जिसको हम छू सकते हैं। तो ब्रांड रिकॉग्निशन, क्या आप ब्रांड रिकॉग्निशन को छू सकते हो? ऑब्वियसली नॉट, तो ये तो है। इन्वेंट्री, हाँ इन्वेंट्री को छू सकते हैं, ये नहीं है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मैंने कंटेंट प्रोवाइड करा, मेरे पास दिमाग में कुछ दिमाग में नॉलेज है, तो दैट इज वाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो इसे आप छू नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड इंटेंजिबल राइट है ये। मेलिंग लिस्ट ऑफ अ क्लाइंट, क्लाइंट ने लिस्ट को मेलिंग करा, आप उसको थोड़ी ना छू सकते हो, और सॉफ्टवेयर पर दिखा रहा हो बात अलग है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन इसका 3 करेक्ट है। अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड पे। कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड क्या कहता है? कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय। किसी गुड्स और सर्विसेज को लेने के लिए अगर कंज्यूमर की इच्छा है और कंज्यूमर उसके काबिल है तो उसको बोलेंगे डिमांड। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे लेने हैं 100 BMW लेना है, तो मेरे पास बिलिंग तो है बट अभी मैं एबल नहीं हूँ, तो क्या होगा? वो डिमांड नहीं मानी जाएगी। डिमांड तभी मानी जाती है अगर मेरी इच्छा हो और मैं उसके काबिल हूँ खरीदने के लिए, दैट इज कॉल्ड डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड कहता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स। प्राइस और क्वांटिटी का इनवर्स रिलेशन होता है किसमें? लॉ ऑफ डिमांड में। लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है? अगर जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे क्वांटिटी कम होती जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे 1 दर्जन केला बनाना जो है वो मिल रहा है 50 रुपये का, कल को वही 1 दर्जन केला जो बनाना है वो मिले 30 रुपये का, तो अब क्या करोगे? या 25 रुपये का मिल रहा है, तो अब आपके पास उसी प्राइस में आप 2 दर्जन ले लोगे, यानी कि सेम प्राइस पे आप क्या करोगे? क्वांटिटी इनको इंक्रीज कर दोगे। इससे क्या पता चलता है कि जब जब अगर प्राइस बढ़ता है ना तो लोग उस चीज़ की क्वांटिटी को कम खरीदते हैं, और जब जब अगर प्राइस कम होता है तो लोग उस चीज़ की क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं। तो दैट इज सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। डिमांड का सिंपल सा ग्राफ है, इसका ग्राफ याद रखना, ये डाउनवर्ड जाएगा। क्लियर है? इसमें 2 चीज़ का एक्सेप्शन होता है, जैसे कि गिफन गुड होता है और वेवलेन गुड होता है। गिफन गुड और वेवलेन गुड्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। अब आते हैं इलास्टिसिटी पे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, रेट ऑफ चेंज ऑफ इन इंटेंसिटी ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ इन क्वांटिटी ऑफ गुड डिमांड टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इन क्वांटिटी। क्वांटिटी में अगर प्राइस के साथ प्राइस चेंज हो रहा है, प्राइस के साथ क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है उसको बोलेंगे इलास्टिसिटी। ठीक है? अब एक होता है इलास्टिक डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज विद चेंज इन प्राइस। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है लोग उसके डिमांड पे कैसा असर पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड क्या होता है? प्राइस के साथ, सुनना, प्राइस तो चेंज हो रहा है, प्राइस उतना का नहीं, प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, बट स्टिल लोग अभी उतना ही डिमांड कर रहे हैं। मानो पेट्रोल मान लेते हैं एग्जांपल, पेट्रोल चल रहा है 100 रुपये, ठीक है,
100 रुपये पेट्रोल चल रहा है, और नहीं, ये इसमें घूमने फिरने को हटा देता हूँ मैं, ठीक है, एक्सेप्शन के तौर पे, कल को प्राइस हो जाता है 120 रुपीज़, तो लोग अब भी उतने डिमांड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऑफिस जाना होता है, तो भैया वो डिमांड करेंगे। कल को क्या होता है कि अगर वो 80 रुपीज़ का होता है तब भी लोग उतने डिमांड करेंगे। इनके प्राइस के फ्लक्चुएशन होने पर लोग स्टिल उतने ही डिमांड कर रहे हैं। या अब लास्ट इसका एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखो, जीरो प्राइस इलास्टिसिटी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था। नो चेंज इन डिमांड विद वॉट एवर चेंज इन प्राइस। जिससे कि आप मानो एक ड्रिंक है, ठीक है, बियर है, तो अगर उस ड्रिंक की मैं बात करूं तो लोग जो पौवा है वो 100 रुपये का खरीदते हैं, ठीक है, 100 रुपये का पौवा लिया। लोगों को ऐसी नशा है कि अगर कल उस पौवे का प्राइस 150 रुपये हो जाता है तो लोग तब भी उतने ही डिमांड करेंगे। अगर उसका प्राइस 50 रुपये हो जाता तब भी उतने ही डिमांड करेंगे। यानी कि प्राइस के चेंज होने से उसकी क्वांटिटी, उसके डिमांड की जो क्वांटिटी है उस पर रद्दी फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड जीरो प्राइस इलास्टिसिटी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई के बारे में। सप्लाई, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ऑफ फर्म विलिंग एंड एबल टू सेल। अभी हमने डिमांड देखा था, उसी तरह सप्लाई होता है। सप्लाई क्या होता है? फर्म, एक फर्म, कोई भी फर्म है जो कि विलिंग है और एबल टू सेल है। फर्म हमको पता है कोई भी बिजनेस एंटिटी। एक फर्म जो खुद से चाहती है, विलिंग है और एबल टू सेल, और बेचना चाहती है, ठीक है, और सक्षम भी है उस बेचने के लिए। ऐसा नहीं कि भैया जब होगा तभी तो इंसान बस वो बेचेगा। विलिंग एंड एबल टू सेल एट गिवन प्राइस, कि मैं चाह रहा हूँ कि ये पेन है, ठीक है, ये पेन 100 रुपये का है और मैं चाह रहा हूँ इसको 1000 रुपये में बेचने का। तो क्या ये एबल है? मतलब मैं एबल हूँ उस चीज़ को बेचने के लिए? नहीं, बट मैं इच्छा है मेरे अंदर। तो क्या कह रहा है? विलिंग भी हो, मेरी इच्छा भी हो, और मैं एबल भी हूँ उस चीज़ को सेल करने के लिए। दैट इज कॉल्ड सप्लाई, और एट गिवन प्राइस, कोई एक पर्टिकुलर प्राइस पे। अब ये दोनों जहाँ मीट करते हैं, अब देखो सप्लाई का किस्सा ये है। सप्लाई का ग्राफ समझो कैसे है बना। मार्केट में कि जैसे जैसे किसी चीज़ का प्राइस बढ़ेगा ना, तो जो प्रोड्यूसर है वो चाहेगा कि मैं और प्रोड्यूस करूँ ताकि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है तो प्रोड्यूसर क्या कर रहा है? सप्लाई को बढ़ा दे रहा है। ये बात तो समझ में आई। अब जैसे जैसे किसी चीज़ का प्राइस घट रहा है तो प्रोड्यूसर चाहेगा ना भैया मैं कम प्रोड्यूस करूं ताकि मैं क्यों नुकसान में अपना बेचूं। तो ये इनवर्स में भी जाएगा, यानी कि ये डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के ग्राफ में डायरेक्टली डिपेंड करता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? लॉ ऑफ सप्लाई, प्राइस इंक्रीज सप्लाई आल्सो इंक्रीज। लॉ ऑफ सप्लाई सिंपल सा बोलता है, अगर प्राइस बढ़ता है, ठीक है, प्राइस बढ़ता है, इफ प्राइस इंक्रीज सप्लाई आल्सो इंक्रीज, जो सप्लाई है वो भी बढ़ जाएगा। अब बात करें टाइप ऑफ गुड्स के बारे में। एक होता है नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स वो होता है जब आपकी सैलरी बढ़ती है तो आप अपने घर में नया टीवी खरीद के लाते हो, आईफोन खरीद के लाते हो, ये सब खरीद के लाते हो। दैट इज कॉल्ड नॉर्मल गुड्स। इसमें आईफोन अभी एग्जांपल ऐड नहीं करूंगा क्योंकि आईफोन वाइब्रेंट गुड का एग्जांपल है। बट नॉर्मल जो फ्रिज है, टीवी है, बेड है, ये सब आप खरीद के लाओगे जब आपकी सैलरी बढ़ेगी। दैट इज कॉल्ड नॉर्मल गुड। इन्फीरियर गुड वो होते हैं कि अब आपकी स्टेटस का सवाल हो जाएगा, इज्जत का सवाल हो जाएगा कि भैया मैं अगर ज़्यादा कमा रहा हूँ तो मैं लालटेन में पढ़ूंगा, मैं एलईडी लाइट लगवाऊंगा। तो डिमांड फॉल विद इंक्रीज इन इनकम। आपकी इनकम बढ़ने पर उस चीज़ की डिमांड कम हो जाती है। दैट इज कॉल्ड इंफीरियर गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होता है कि पेट्रोल का एग्जांपल देखो, पेट्रोल का प्राइस बढ़ा, पेट्रोल का प्राइस मान लेते हैं अभी 100 रुपये चल रहा है, कल को प्राइस 500 रुपये आ जाता है, तो पेट्रोल के प्राइस से सीधा सीधा जो असर पड़ेगा ना वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पड़ेगा, बाइक पे असर पड़ जाएगा। और बाइक क्या होगी, पहले अगर अब जो बाइक लोग खरीद रहे थे अब बाइक खरीदना प्रेफर नहीं करेंगे। क्यों? पेट्रोल का प्राइस 100 रुपये की जगह क्या हो जाएगा 500 रुपये बढ़ चुका है, तो बाइक से अब जाना वो बंद कर देंगे। तो गवर्नमेंट अक्सर ध्यान देती है कि पेट्रोल का जब प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है ना तो उसका डायरेक्टली इन्फ्लुएंस किस पे पड़ेगा? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पड़ेगा, यानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो लाखों लोगों को जॉब दे रही है। इफ प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इंक्रीज, डिमांड ऑफ commodity will decrease।
गिफन गुड क्या होता है कि असेंशियल गुड्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड असेंशियल गुड्स। गिफन गुड्स इज व्हाट, द असेंशियल गुड। पीपल कंज्यूम मोर इवन द प्राइस इंक्रीज। भैया अगर प्राइस बढ़ भी जाएगा ना तो लोग तो भी खरीदेंगे। कोविड-19 के टाइम पे जो बेसिक असेंशियल गुड्स थे उनके प्राइस बढ़ गए थे, बट लोग तब भी और ज़्यादा खरीदने लग गए थे। इसी को बोलते हैं गिफन गुड्स। जैसे कि पोटैटो हुआ, ब्रेड हुआ, इन सब के प्राइस बढ़ गए थे। क्यों? क्योंकि जो बीच में है, जो डिस्ट्रीब्यूटिंग है, वो होल्डिंग कर लेगा बीच में, कह देगा सप्लाई नहीं हो पा रहा है, रोका जा रहा है उनको। तो गिफन गुड इज द बेस्ट एग्जाम्पल। गिफन गुड्स कौन से हैं? जैसे पोटैटो है, ब्रेड है, इन या मिल्क है, ये सारे के सारे गिफन गुड्स का एग्जाम्पल है। लोग और ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ठीक है, अगर इनके प्राइस बढ़ भी जाते हैं तो। पीपल कंज्यूम मोर इवन व्हेन प्राइस राइजेस। सब्स्टिट्यूट गुड क्या होता है कि जब आप इफ प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इंक्रीज, डिमांड ऑफ गिवन कमोडिटी इंक्रीज। इफ प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इंक्रीज, किसी सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ता है, दैन डिमांड ऑफ कमोडिटी आल्सो इंक्रीज। जैसे कि मेरे पास टी और कॉफ़ी का बेस्ट एग्जांपल है। मैं पीता हूँ कॉफ़ी, मेरे पास पैसा है, मैंने पी कॉफ़ी, और अब क्या हुआ, कॉफ़ी का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। 150 रुपये का मानो कॉफ़ी आता था, अब जो कॉफ़ी आने लगा 250 रुपये का। तो भैया मुझे पर कॉफ़ी पर 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो मैं मूव कर जाऊँगा टी की तरफ। जो टी बहुत अच्छी मिल रही है वो मानो 50 रुपये की मिल रही है, एक बहुत शानदार। अब तो मैं मूव किसकी तरफ कर जाऊँगा? टी की तरफ। दैट इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूट गुड। इफ प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इंक्रीज, डिमांड ऑफ अ गिवन कमोडिटी विल इंक्रीज। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ अला? अब आते हैं वेवलेंट गुड्स के बारे में। वेवलेंट गुड्स क्या होता है? इंक्रीज इन प्राइस इंकरेज पीपल टू बाय मोर। अगर प्राइस बढ़ता है ना तो लोग उसको और खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेटस है, शो ऑफ का सिंबल है। आप लिख सकते हो स्टेटस, क्योंकि लोग स्टेटस के तौर पे देखते हैं वेवलेंट गुड को। अगर जैसे जैसे प्राइस बढ़ा तो लोग और महंगा खरीदते। अरमानी के शर्ट क्यों खरीदते हैं? क्योंकि भैया इट्स अ वेवलेंट गुड। आईफोन, इट्स व्हाट, द वेवलेंट गुड। मैं क्यों इसके नाम के साथ एग्जांपल जोड़ रहा हूँ? क्योंकि एग्जामिनेशन में एग्जाम्पल से ये पूछेंगे, ना कि डेफिनेशन कोई पूछेगा। डेफिनेशन मेंस का पार्ट है, बट एग्जाम्पल से क्वेश्चन आपको बताना चाहिए। आईफोन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वेवलेंट गुड। क्या मैं कह सकता हूँ आईफोन इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल गुड? नो। गिफन गुड? नो। सब्स्टिट्यूट गुड? नो। तो ये चीज समझ में आ रहा है। ब्रांडेड क्लोथ, ज्वेलरी भी इसका एग्जाम्पल है। ज्वेलरी में जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है ना तो लोग और खरीदने की डिमांड करते हैं। आप इसका एग्जांपल वेवलेंट गुड्स में आप स्टॉक का भी ले सकते हो, क्योंकि स्टॉक के जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहे हैं ना तो लोग और हायर प्राइस पे खरीदने के लिए तैयार हो रहे हैं, ताकि उनको अपना उसमें फ्यूचर देख रहा है कि वो 21 दिन में पैसा डबल करके बैठ जाएंगे। क्वेश्चन देखो, अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज, मार्केट डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज। मान लेते हैं सभी चीज़ अनचेंज है, मार्केट के सारी कंडीशन अभी गवर्नमेंट की पॉलिसी से लेके रूल एंड रेगुलेशन सभी अभी अनचेंज मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। मार्केट डिमांड ऑफ अ गुड माइट इंक्रीज, किसी एक मार्केट में किसी गुड का जो डिमांड है वो बढ़ रहा है, डिमांड जो है किसी गुड्स का वो बढ़ रहा है। तो इसने पूछा कि प्राइस ऑफ इट सब्स्टिट्यूट इंक्रीज, जो उसका सब्स्टिट्यूट है क्या उसका प्राइस बढ़ रहा होगा? माइट इंक्रीज इफ, किस वजह से? मतलब ए प्रोडक्ट है, इसका प्राइस बढ़ रहा है, ये किस कारण की वजह से बढ़ रहा होगा? मार्केट डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज इफ, तो भैया हो सकता है कि जो इसका सब्स्टिट्यूट है वो भी क्या हो, उसका प्राइस बढ़ रहा हो। तो ये पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। तो जहाँ पहला ऑप्शन है इसको कट कर दो। क्या कह रहा है? प्राइस ऑफ इट कॉम्प्लीमेंट्री इंक्रीज, प्राइस ऑफ इट कॉम्प्लीमेंट्री इंक्रीज, इसका कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस घट रहा हो, यानी कि ए प्राइस बढ़ रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस घट रहा है। अरे भाई कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? अभी सीखा था ना कि एक के बढ़ने पे दूसरा कम होता है, बट यहां पर क्या बोला? प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इंक्रीज। हमने देखा अगर ये चीज बढ़ेगा तो दूसरी चीज को कम होना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट्री का यही एग्जांपल था कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है तो भैया बाइक लोग कम खरीदेंगे, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। तो जहाँ सेकंड ऑप्शन दिखे उसको कैंसिल आउट करो। अब बचा 1 3 4, 3 है कि नहीं वो चेक कर लो बस। द गुड इज एन इन्फीरियर, जो गुड है वो मान लेते हैं इन्फीरियर गुड है, और इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीज। अब इन्फीरियर गुड है और लोग इन्फीरियर गुड है और लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि सैलरी बढ़ रही है। क्या ऐसा हो सकता है?
लोगों की सैलरी बढ़ते हुए इंफीरियर गुड क्यों खरीदेगा ना। तो थर्ड तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर थर्ड भी आपने पहचान लिया तो यहाँ से एक ऑप्शन कैंसिल आउट। सिर्फ थर्ड को अगर किसी को पता हो कि इंफीरियर गुड क्या होता है तो उसकी हेल्प से वो क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। बात करें क्वेश्चन नंबर, एक और क्वेश्चन देखो, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री इंफीरियर गुड, या ये वही दे रखा है। एक क्वेश्चन और देखो, इफ कमोडिटी इज प्रोवाइडेड फ्री टू द पब्लिक, अगर कोई कमोडिटी प्रोवाइड करी जाती है फ्री में बाय द गवर्नमेंट के द्वारा, तो आप बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहले आप इसे खुद से ट्राई करो, फिर मैं करवाता हूं। The opportunity cost is transferred from the consumer of the product to the tax paying public। अगर गवर्नमेंट ने कोई चीज़ फ्री कर दी, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि उसने उसकी जो वैल्यू है ना वो ट्रांसफर कर दी किसको, टैक्स पेइंग पब्लिक को। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट अपनी जेब से तो देगी नहीं। गवर्नमेंट किससे लेती है पैसा? हमसे लेती है, हम सबसे लेती है ना, जिनकी इनकम 12 लाख से ऊपर है, और जिनके इनकम 12 लाख से ऊपर भी नहीं है ना, तो उनसे इनडायरेक्ट टैक्स लेती है। ठीक है, वसूलती तब भी है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अब आइए बेटा बजट लाइन के ऊपर। बजट लाइन क्या होता है समझो। सबसे पहले बजट लाइन में याद रखना कंज्यूमर की बात हो रही है। यहाँ पर कंज्यूमर बजट लाइन में दो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। दो प्रोडक्ट को वो किस तरह क्या क्या डिफरेंट कॉम्बिनेशन में खरीद सकता है उसकी बात हो रही है। बजट लाइन में किसकी बात हो रही है? दो प्रोडक्ट की बात हो रही है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। इससे मैक्सिमम आंसर आपको मिल चुका है। और जो भी प्रोडक्ट ले रहा है वो उसके बजट में होना चाहिए। बस इतना था। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड। ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है दो गुड्स का दैट अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू बाय विद ऑल हिज इनकम। जो कंज्यूमर क्या कर सकता है, उसको बाय कर सकता है ऑफ हिज इनकम। मेरे पास इनकम है मानो 1000 रुपये। 1000 रुपये में मेरे पास जो ऑप्शन है कि या मान लेता हूँ मेरे पास पैसे हैं 100 रुपये। ठीक है, तो मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं 40 रुपये की ब्रेड लेके आ जाऊँ और 60 रुपये का दूध लेके आ जाऊँ ताकि मैं खाना खा लूँ। या हो सकता है मैं 30 रुपये का ब्रेड ले जाऊँ या 70 रुपये का दूध लेके आ जाऊँ। हो सकता है मैं 20 रुपये का ब्रेड लेके आ जाऊँ और 80 रुपये का दूध लेके आ जाऊँ। तो ये डिफरेंट जो भी कॉम्बिनेशन है किसी दो प्रोडक्ट के मेरे बजट के अंदर, तो उसी को बोलेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को बोलेंगे बजट लाइन। इसका स्लोप डाउनवर्ड होता है और स्लोप इज आल्सो नोन एज प्राइस रेशियो। और प्राइस पे डिपेंड कर रहा है ना पूरा का पूरा, इसको इसलिए प्राइस रेशियो भी बोला जाता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। एक डिसीजन लेने के लिए जो तो आपने दूसरा डिसीजन छोड़ा, मतलब एक होता है वर्ड ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ क्या होता है? इट्स अबाउट द डिसीजन। आप क्या डिसीजन लेते हो? आपका दो चीज़ को खरीदने का है कि मैं ए प्रोडक्ट खरीदूं कि मैं बी प्रोडक्ट खरीदूं। तो अगर मैं ए प्रोडक्ट को चूज करता हूं दैट इज कॉल्ड ट्रेड ऑफ, और बी प्रोडक्ट को मैंने छोड़ दिया, फॉरगॉन कर दिया, दैट इज कॉल्ड ऑप्शनलिटी कॉस्ट। अब उसकी जितनी वैल्यू होगी उससे मुझे जितना मिल सकता था दैट इज कॉल्ड ऑप्शनलिटी कॉस्ट, यानी कि मैंने उस चीज़ को छोड़ा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज व्हाट? द फॉरगॉन ऑप्शन। आपने क्या छोड़ा माइनस का आपने क्या पकड़ा उस चीज़ पर। समझ में आया? एग्जाम्पल के तौर पे ये है बी आपकी गर्लफ्रेंड है जो कि आपको क्या है खर्चा कराती रहती है, और ए आपका करियर है। तो आपने सिंपल सा काम करा कि बी को छोड़ा, कहते भाड़ में जाए, मतलब नहीं है बी। कोई गर्ल्स देख रहा हो तो सॉरी, आप बॉयज़ का एग्जाम्पल देख लेना। ठीक है, तो गर्ल्स बी कहे भाड़ में जाए, मेरे को मतलब नहीं, मेरे को पहले करियर बनाना है,
करियर बनाने के लिए, तो मैंने बी को छोड़ा। तो यानी कि मुझे गर्ल्स जो सुकून दे सकती थी वो मेरी ऑप्शनलिटी कॉस्ट है। बट और मेरा बेस्ट फॉरगॉन ऑप्शन जो था ये, एंड मैंने चूजन ऑप्शन क्या करा, ए। तो क्या है, जो आपने छोड़ा माइनस का जो आपने पकड़ा उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका एक और एग्जांपल देखो, एग्जांपल समझ में आ चुका होगा ज़्यादा गर्ल्स और बॉयज़ के रिगार्डिंग, कि मान लेते हैं कि आप एक दिन में कमाते हो 3,000 रुपये, और आपने एक दिन क्या सोचा कि आप जाते हो पार्टी करने के लिए, अब पार्टी में लग गए 1,500। तो अब जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो होती है 4,500 रुपये। 1,500 रुपये तो गवाए तो ठीक है, बट 3,000 रुपये तो उस दिन की सैलरी थी, वो भी तो गवाए ना। तो टोटल कितना गवाया, 4,500 रुपीज़। क्लियर कॉन्सेप्ट। मैं एग्जांपल के तौर पे बात करता हूँ कि जैसे कि मैं पहले मंथ में एग्जांपल के तौर पे 1 लाख रुपए महीने का कमाता था एग्जांपल के लिए। तो अगर मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ और अभी तक चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो मैं 12 महीने यानी कि 12 लाख रुपए लगा दिए मैंने, ठीक है। और मैंने चूज क्या करा कि यूट्यूब पे वीडियो बनाना और स्टडी करना, फर्दर अपने स्टडी करना। तो जो मैंने गवाया दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मेरा फॉरगॉन ऑप्शन क्या था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो 12 लाख रुपए। अब आइए यूटिलिटी के ऊपर। यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कम्युनिटी। क्या कह रहा है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कम्युनिटी टू सेटिस्फाइंग अ कंज्यूमर। यूटिलिटी का सिंपल मीनिंग होता है सेटिस्फैक्शन। आप किसी प्रोडक्ट को यूज करते हो, इस्तेमाल करते हो, उसकी कितनी कंजप्शन है, कितना सेटिस्फाइंग कर रहा है, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल देखो कि मानो आपने एक बर्गर खाया, उस बर्गर को खाने के बाद फिर क्या हुआ, आपको एक अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन मिला। आपने क्या करा, एक और यूनिट में बर्गर खा लिया, आपको और सेटिस्फेक्शन मिला। अब अगर आप तीसरा बर्गर खाते हो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि टोटल यूटिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम हो गई। अब आप चौथा बर्गर जैसे ही खाया, आपको उससे नफरत होने लगी, तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव यूटिलिटी। और इसी को यानी कि प्रोसेस के थ्रू जैसे जा रहा है, यानी कि एडिशनल जब हम ऐड करते जा रहे हैं, एक वन ऐड करते जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर है कॉन्सेप्ट ये वाला। इसका एक और एग्जांपल छोटा सा ऐसे मजाक के तौर पर बता रहा हूँ। मान लेते हैं यूटिलिटी का, आपकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, और आपको गर्लफ्रेंड के साथ जितने टाइम रह रहे हो तो उससे बात कर रहे हो, ये अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन है। मान लेते हैं कि आप 1 घंटा बात कर रहे हो, आपको 100 डोपामिन ऐसा कुछ रिलीज हो रहा है। 2 घंटा बात कर रहे हो, 100 + 100 200 डोपामिन रिलीज हो रहा है पर दिन। बस 10 घंटे के बाद देखा वो अब डोपामिन रिलीज है, वो बकवास लग रही है उसकी बातें। अब तो अब क्या होगा, एक टाइम के बाद जो 10 घंटे जैसे कंप्लीट हुए, तो आपने देखा यार अब बकवास लग रहा, थोड़ा करियर पे जाए, बहुत हो गई बातचीत। तो अब एक टाइम पे क्या होता है, यूटिलिटी तो पहले स्टार्टिंग बढ़ रही है, और जैसे ही आप एडिशनल लेते जाते हो, देन उसके बाद क्या होता है, ड्रास्टिकली या पहले कॉन्ट्रैक्शन आएगा, यहाँ तो स्टॉप हो जाएगा थोड़ा, और देन क्या होगा, यहाँ पर डाउनवर्ड आ जाएगा। इसी को बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि एडिशनल आप जैसे जैसे लेते हो तो आपके कंजप्शन पे, यानी आपको कितना वो सेटिस्फाइड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी जब आप एड ऑन करते हो तब वो कितना सेटिस्फाइड कर रहा है आपको। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, एडिशनल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम कंज्यूमिंग 1 मोर यूनिट। क्या एडिशनल सेटिस्फैक्शन, आप एडिशनल 1-1 घंटे और बातचीत करते रहे तो आपको और कितना वो सेटिस्फाइड करता रहा। एडिशनल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम कंज्यूमिंग 1 मोर यूनिट। आइए अब इंडिफरेंस कर्व के ऊपर। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स दैट प्रोवाइड इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड यूटिलिटी ऑफ कंज्यूमर। इंडिफरेंस कर्व भी बात करता है कंज्यूमर के बारे में, ठीक है, और ये कह रहा है यहाँ पर इन कंज्यूमर के बारे में बात कर रहा है, और यहाँ पर बात करता है 2 गुड के सेटिस्फैक्शन लेवल पे। बजट लाइन में बजट था, वहाँ सेटिस्फैक्शन नहीं देख रहे, तो आप कॉम्बिनेशन देख रहे थे। यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन है, बट यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है वो कहता क्या है, 2
प्रोडक्ट को अगर वो कंज्यूम करता है तो इक्वल लेवल का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड दैट आर प्रोवाइड इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड यूटिलिटी टू कंज्यूमर, जिसका सेटिस्फेक्शन लेवल इक्वल हो और यूटिलिटी टू कंज्यूमर। जैसे कि बनाना और मैं एक बिस्किट का एग्जांपल लेता हूँ। मैं अगर एक बनाना लेता हूँ और एक बिस्किट लेता हूँ, 12 बनाना लेता हूँ, तो इससे क्या होता है कि दोनों को लेने के बाद मेरे को एक एक्स लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है। वही सेम थिंग, वही सेम सेटिस्फेक्शन अगर मैं 2 बिस्किट लेता हूँ और 8 बनाना लेता हूँ तो मेरे को मिलता है, तो वो भी एक्स लेवल का सेटिस्फेक्शन। ये जितने कॉम्बिनेशन आपको दिख रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड कि अगर वो 2 कॉम्बिनेशन कैसे, वो पेयर जो कि जिसको कंज्यूम करने के बाद मेरे को इक्वल लेवल का सेटिस्फेक्शन मिले, क्या कर रहा हूँ, इक्वल लेवल का सेटिस्फेक्शन मिले और या यूटिलिटी मिले, इसको बोलेंगे इंडिफरेंस कर्व। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड, अभी याद करो, बोलो, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड दैट प्रोवाइड इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड, ठीक है, दैट प्रोवाइड इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इसका ग्राफ देखो, इसका ग्राफ होता है भी कॉन्वेक्स का होता है। याद रखना, इसमें जो ग्राफ बनेगा इंडिफरेंस में, इंडिफरेंस आ रहा है ना, इंडिफरेंस में ग्राफ कौन सा बनता है, कॉन्वेक्स बनता है। इसको हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। हर एक बिस्किट के एड ऑन होने पर आप देखोगे कि जो बनाने की क्वांटिटी है वो उस रेशो में चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 प्रोडक्ट की बात हो रही है। मान लेते हैं आपकी एक सिस्टर है और ये आप हो। आपकी सिस्टर ने कहा कि भाई एक काम करो कि एक बिस्किट और ले लो और मेरे को 4 बनाने दे दो, तो आपको सेटिस्फेक्शन इक्वल हो रहा, तो आप शेयर कर लोगे। फिर उसने एक और बिस्किट दिया और कहा कि भाई मेरे को और 4 बनाने दे दो। कह रहा 4 तो नहीं दूंगा, मैं 3 दे दूंगा। 4 की जगह उसने कितने दिए, 3 दिए। पहले कितने दिए, 4 दिए थे। अब एक और जब उसने बिस्किट दिया तो आपने मात्र दिए 2, यानी कि आप देखो 4 3 2, यानी कि मार्जिनल रेट में क्या हो रहा है, अब वो कम हो रहा है ना धीरे धीरे, यानी कि दूसरा प्रोडक्ट उस लेवल, उस रेट से कम नहीं हो रहा, मार्जिनल में चेंज हो रहा है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको। इट इज आल्सो कॉल्ड द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। किसको, इनडिफरेंस कर्व को। डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, इनडिफरेंस कर्व ऑफ, क्या बोलेंगे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसका स्लोप ऑब्वियसली डाउनवर्ड ही होगा, बट एक से देखो कि अगर ये क्या टच कर देगा, टच करने का मतलब ये हो जाएगा कि भैया यहाँ पर इसको मानो इसके पास 0 बिस्किट और इससे पहले होगा इसके पास मानो 14 या 17 बनाना होगा एग्जाम्पल के तौर पे, तो बट ये ग्राफ तो बनेगा ही नहीं ना। क्यों, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ने बोला है कि 2 लेवल का 2 चीज का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, 2 चीज कॉम्बिनेशन होना चाहिए, बट यहाँ पर तो एक ही बचा, तो ये ग्राफ कभी भी टच नहीं करेगा ना एक्स एक्सिस को ना वाई एक्सिस को, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, और कभी एक दूसरे काटेगा भी नहीं। अब आइए प्रोडक्शन फंक्शंस के ऊपर। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट यूज्ड एंड आउटपुट प्रोड्यूस्ड। कितना दिया आपने, कितना इनपुट लगाया, ठीक है, कितना इनपुट लगाया और कितना आउटपुट मिला है, उन दोनों के जो रिलेशंस को, उन दोनों के रिलेशंस को बोलेंगे क्या हम, प्रोडक्शन फंक्शन। कितना इनपुट दिया और कितना आउटपुट मिला है, उन दोनों के रिलेशन को बोलेंगे प्रोडक्शन फंक्शन। फर्म पे फॉर इनपुट, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फर्म इसमें जितना पैसा लगाती है किसी चीज को बनाने के लिए, मानो पेन बनाने का काम कर रही है, ये पेन बनाने का काम करती है। अब पेन बनाने के लिए वो इंक लगता है, प्लास्टिक लगता है, ठीक है, वो मेटल लगता है, मेटल की नींव लगती है। तो इन सब के लिए मानो उसने लगाए 100 रुपये, ठीक है, और आउटपुट में मिलता है उसको आफ्टर सेलिंग मानते हैं 150 रुपीज़। तो 150 रुपीज़ 100 रुपीज़ तो इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ, और 150 रुपीज़ इसका क्या हुआ, रिवेन्यू हुआ, विच इज कॉल्ड रिवेन्यू।
तो इन दोनों का जो डिफरेंस है उन दोनों को बोलते हैं प्रॉफिट। हो सकता है एक और सिनेरियो सकता है 100 रुपीज़ का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो माल, और एक ये भी सिनेरियो हो सकता है कि वो बिके जो 80 रुपये में बिके, मार्केट में खरीद ही नहीं रहा हो, तो इन्होंने क्या करा, सस्ते में बेच दिया। तो ये हो सकता है, लॉस में भी हो सकता है। तो इधर 2 डिफरेंट कॉम्बिनेशन। अब आते हैं आइसो कॉस्ट और आइसो क्वांट लाइन के बारे में। आइसो कॉस्ट इंपॉर्टेंट है। आइसो कॉस्ट लाइन रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट विच द फर्म। आइसो कॉस्ट लाइन टॉक अबाउट द फर्म के बारे में बात करता है। क्या कह रहा हूँ, आइसो कॉस्ट लाइन टॉक अबाउट द फर्म। आइसो कॉस्ट लाइन रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट, लेबर एंड कैपिटल विच द फर्म कैन परचेज विद द गिवन बजट। यानी कि मेरे पास मान लेते हैं 100 रुपये है, छोटा सा एग्जांपल देख रहा हूँ, का बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है इकोनॉमी, ऐसा नहीं, बहुत सिंपल है। एक छोटा सा एग्जांपल देख रहा हूँ, इसमें मान लेता हूँ कि मैं लेबर की कॉस्ट में जो है, मैं एक लेबर बुलाता हूँ और मैं कैपिटल, यानी कि कैपिटल में मशीन बोल देता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है। मैं अगर लेबर 50 रुपये लेबर पे खर्च करता हूँ, या मैं लेबर पे, या मानो मेरा बजट ही मात्र 50 रुपये का, एग्जाम्पल के तौर पर 50 रुपये का बजट है। अगर मैं लेबर पर 50 रुपये खर्च करता हूँ तो क्या मैं मशीन पे खर्च कर पाऊंगा? ऑब्वियसली नॉट। तो मशीन पे क्या आ जाएगा मेरा, 0। अगर मैं लेबर पे 40 रुपये खर्च करता हूँ, लेबर पे 40 रुपये खर्च करता हूँ, तो मैं अपने बजट में 10 रुपये मशीन पे खर्च कर सकता हूँ। अगर मैं लेबर पे 30 रुपये खर्च करता हूँ तो मैं अब मशीन पे 20 रुपये खर्च कर सकता हूँ। अगर मैं लेबर पे 20 रुपये, सिमिलर वे में 10 हो जाएगा। और अगर मैं लेबर पे 1 रुपये भी खर्च ना करूँ तो मशीन पे कितना हो जाएगा भाई, 50 रुपये पूरा टोटल हो जाएगा। ये 20 तो ये 30 होगा। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आया, क्या मैं सिर्फ लेबर लगा के काम करवा सकता हूँ? नहीं, लेबर लगा लूंगा तो मशीन के लिए पैसा ही ना बचेगा। या सिर्फ मैं मशीन लेके आ जाऊँ और क्या लेबर के लिए पैसा ना हो तो क्या तब भी काम हो जाएगा? नहीं। तो इसी चीज़ को जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, ठीक है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट। क्या क्या मैं इनपुट में, आइसो कॉस्ट लाइन रिप्रेजेंट है द कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन किसका, कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट विच द फर्म कैन परचेज विद द गिवन बजट। कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट, अपने इनपुट में, ये इनपुट अभी 2 का लिया है, हो सकता है इसमें 3 का हो सकता है 4 का, अभी हम 2 की बात कर रहे हैं सिर्फ। अपने गिवन इनपुट में, ठीक है, क्या क्या डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकता है जो फर्म है वो परचेज कर सके अपने बजट के अंदर। एक फर्म है, उसका कुछ बजट है, उस बजट के अंदर क्या क्या डिफरेंट वो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, उसी चीज को रिप्रेजेंट करा जाता है आइसो कॉस्ट लाइन में। आइसो क्वांट लाइन क्या होता है, आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। आइसो क्वांट लाइन क्या होता है, आइसो क्वांट इज द लोकस ऑफ पॉइंट एट विच द सेम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड व्हाइल चेंजिंग द क्वांटिटी ऑफ 2 or more गुड। आइसो क्वांट लाइन इज द लोकस ऑफ पॉइंट एट विच द सेम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। जो मुझे आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, मान लेते हैं मुझे आउटपुट मिल रहा है 100 क्वांटिटी का, 100 क्वांटिटी या 100 पेन मिल रहे हैं मेरे को, ठीक है, 100 क्वांटिटी मेरे को आउटपुट मिल रहा है। अगर मैं इनपुट में कुछ चेंज करता हूँ, 2 या 2 से ज़्यादा कुछ इनपुट में चेंज करता हूँ, इनपुट में चेंज करने की वजह से मुझे आउटपुट अगर सिमिलर मिल रहा है, उस आइसो क्वांट, क्या बोलेंगे, आइसो क्वांट। आइसो क्वांट इज द लोकस ऑफ पॉइंट एट विच द सेम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस, जो कि सेम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस होता है कब, वाइल चेंजिंग द क्वांटिटी ऑफ 2 or more इनपुट। अगर हम चेंज करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट को, अगर हम चेंज करते हैं तो हमको अगर प्रोडक्ट सेम मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड आइसो क्वांट लाइन। नाउ अब बात करें लॉ ऑफ रिटर्न के। लॉ ऑफ रिटर्न क्या होता है, चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन ऑल फैक्टर ऑफ सेम प्रोपोर्शन ऑफ द प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन में, ठीक है, अगर मैं प्रोडक्शन में इनपुट प्रोडक्शन में चेंज करता हूँ तो मुझे आउटपुट में कितना चेंज करने के लिए मिलता है। प्रोडक्शन में अगर मैं कुछ चेंज करता हूँ
तो मुझे आउटपुट में कितना चेंज करने के लिए मिलता है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न। लॉ ऑफ रिटर्न सिंपल सी बात कर रहा है कि मान लेते हैं अगर आपने 5% अपने इनपुट में चेंज करा, सभी सेम प्रपोर्शन में, जितना भी पहले जो भी इस्तेमाल हो रहा है उन सभी प्रोडक्ट इनपुट में 5% का चेंज करा, तो अगर आपको आउटपुट में 10% मिलता है, इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। हाई आउटपुट इंक्रीज एट हायर रेट देन रेट ऑफ इंक्रीज इन ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आपने जो भी ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, उसमें मात्र 5% का चेंज करा था। कितना? 5% का चेंज करा, बट आपको आउटपुट में कितना मिल गया? 10% का। तो इसके बोलेंगे इंक्रीजिंग रेट रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न ऑफ स्केल क्या होता है? 5% का आपने इनपुट में चेंज करा, प्रोडक्शन में चेंज करा और आपको 5% का ही मिला, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। हो सकता है 5% का चेंज करा बट आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो 3% का ही मिला, ठीक है। और यही कंपनी भी करती है या कोई इंस्टीट्यूशन भी करता है। टीचर की सैलरी अगर बढ़ा दें तो मान लें 10% बढ़ा है, तो एक बार पहले देखेंगे आउटपुट में उससे ज़्यादा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वो कांस्टेंट ये तो चाहेंगे नहीं, कांस्टेंट भी नहीं चाहेंगे, मैक्सिमम चाहेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। कि कांस्टेंट किस कंडीशन में होगा? कि जब देखो सर्वाइवल कर रहा है तब कांस्टेंट की रेस में। तो सर्वाइवल केस में तो ये भी आ जाएगा क्योंकि बिजनेस फर्म स्टार्टिंग लॉस ही उठाती है। पीपीएफ, पीपीएफ इंपॉर्टेंट है, इसको आप टिक करो, इसको रीड करो पहले खुद से। PPF curve illustrate possible quantity that produce of two product if both depend upon the same finite resources and technology for their manufacturing। यहां पर समझो, is a curve that represents the maximum possible output combination of two products that can be produced with the same finite resources and technology for their the maximum possible output, the maximum possible output combination of two product, the maximum possible output combination of two product that can be produced with the same finite resources and technology for their। मान लेते हैं मेरे पास एक नया एग्जांपल देखो, मैं 100 kg ये सॉरी 10 kg मेरे पास कॉटन है, 10 kg कॉटन है। 10 kg कॉटन से मैं बना सकता हूँ, और या मानो मेरे पास 11 kg कॉटन है, ठीक है। अब इसकी एफिशिएंसी जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो एक मशीन की काम करने की अभी है 10 किलो, 10 किलो का एफिशिएंसी निकली, बाकी जो 1 किलो वो वेस्टेज में चला जाएगा, तब भी बहुत अच्छी एफिशिएंसी है। यानी कि इससे मैंने क्या करा कि पैंट और शर्ट बनाने का काम करा, और एक पैंट जो होती है वो मान लो 2 किलो की होती है अप्रॉक्स के। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इसको पर्सनल वे में मत ले जाना। हो सकता है इससे मैं 5 पैंट बना लूँ, ठीक है बेटा, इससे क्या करो 5 पैंट बना लो, और हो सकता है कि अगर 5 पैंट बनाऊंगा तो मेरे पास शर्ट बनाने के लिए पैसा बचेगा ही नहीं। हो सकता है मैं 4 पैंट बना लूँ, मेरे पास शर्ट बनाने के लिए 2 शर्ट बन जाएगी। 3 पैंट बना लूँ देन 4 शर्ट, या 2 पैंट बना लूँ या तो फिर 6 शर्ट देन 1, और यहाँ पर 8 और यहाँ पर 0 तो यहाँ पर 10 शर्ट। तो 5 पैंट बनाने पर मेरे को कितने शर्ट मिले? 0। 4 पैंट बनाने पे कितना मिला? 2। तो डेफिनेशन आप पढ़ो, that represent the maximum possible output combination of two products that can be produced with the same finite resource and technology। PPF एक ऐसा कर्व है, PPF एक ऐसा कर्व है कि जो दो पॉसिबल PPF is a curve that represent the maximum possible output combination of two product। मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट, कितना पॉसिबल हम आउटपुट निकाल सकते हैं उन कॉम्बिनेशन का ऑफ टू प्रोडक्ट का, दैट कैन बी प्रोड्यूस विद द सेम फाइनाइट रिसोर्सेज। क्या हमारे पास फाइनाइट है और टेक्नोलॉजी फेयर है।
यहाँ पर देखो टेक्नोलॉजी सेम लग रही है, रिसोर्सेज भी लिमिटेड है। रिसोर्सेज क्या हमारे पास लिमिटेड है और टेक्नोलॉजी क्या हमारे पास कांस्टेंट है। आप इसमें मैक्सिमम पॉसिबल क्या क्या आउटपुट निकाल सकते हो, मैक्सिमम प्रोडक्शन क्या निकाल सकते हो, दैट इज कॉल्ड पीपीएफ। मैक्सिमम प्रोडक्शन क्या निकाल सकते हो, दैट इज कॉल्ड पीपीएफ। अगर टेक्नोलॉजी बढ़ती है, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होता है, तो जो 1 किलो का वेस्टेज हुआ है वो 1 किलो का वेस्टेज ना होकर आधी किलो का वेस्टेज हो जाएगा। ठीक है, इसी ग्राफ को बोलते हैं पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। मैक्सिमम प्रोडक्शन क्या क्या आप कर सकते हो अगर आपके पास टेक्नोलॉजी सेम है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। दोबारा समझो, पीपीएफ क्या कहता है, मैक्सिमम प्रोडक्शन कितना कर सकते हो किसी दो प्रोडक्ट का, अगर 2 प्रोडक्ट या 3 प्रोडक्ट जो भी है, अगर आपके पास रिसोर्सेज क्या है लिमिटेड है और टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, तो मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट क्या हो सकता है। उसी के ग्राफ को बोलते हैं पीपीएफ। यहां पर देखो बार्न और वीट। अगर आपने एक पूरे लैंड में अगर पूरा का पूरा वीट उगा दिया तो बार्न के लिए आपके पास 1 रुपया एक जगह भी नहीं बचेगी। अगर थोड़ा ही इसमें कम करा, ये 7, ये 50,000 है, सॉरी ये 9,000 है बेटा। अगर 9,000 की जगह अगर आपने 7,000 कर दिया तो आप क्या कर सकते हो, बार्न को उगा सकते हो। अगर वो चीज़ अगर आपने 5,000 कर दिया वीट को, तो क्या कर सकते हो, बार्न को आप मैं और क्वांटिटी में उगा सकते हो। यानी कि कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास एक लिमिटेड लैंड है, अगर आप इसमें सिर्फ वीट उगा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ वीट उगा रहे हो, तो यानी कि आपके पास बार्न के लिए कितना, बिल्कुल 0% बचेगा। बट अगर आपने क्या करा, इसी लैंड में अगर आपने जो वीट है वो 90% लगा दिया, तो बार्न के लिए कितना हो जाएगा, 10% बच जाएगा। तो वो जो सारे के सारे जो पॉसिबल आउटपुट है, कॉम्बिनेशन है, उसको बोलेंगे क्या, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। द मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट, डेफिनेशन को रट लो ज़्यादा सही है, द मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्रोडक्ट, किसका, 2 प्रोडक्ट का, दैट कैन बी प्रोड्यूस विद द सेम फाइनाइट रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। द मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट, हम मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट क्या निकाल सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्रोडक्ट का, 2 प्रोडक्ट का मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट क्या निकाल सकते हो, जो कि प्रोड्यूस होता है, जो कि सेम फाइनाइट रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी की हेल्प से। क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज में क्या है, स्कैरसिटी है। पीपीएफ स्लोप इज डाउनवर्ड, पीपीएफ का स्लोप कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है। ठीक है, पीपीएफ इज कॉनकेव शेप्ड, कैसा है, कॉनकेव शेप का है। ऑल पॉइंट इनसाइड पीपीएफ आर इनसफिशिएंट। अगर ये लाइन दिखा रहा है 100% एफिशिएंसी की दिखाता है, अगर इसके अंदर मशीन में कुछ खराबी है तो वो जो प्रोडक्शन होगा वो प्रॉपर नहीं दे पाएगा, कुछ वेस्टेज करेगा। तो इससे क्या होगा, हमारे पास जो अंदर का जो पॉइंट है वो इनएफिशिएंट होगा। क्योंकि अब मान लें मैंने एग्जांपल दी थी 11 kg का, अब 11 kg कॉटन में हम मात्र कितना उगा पा रहे थे, हम मात्र 10 किलो का ही पैंट और जो शर्ट था वो कर पा रहे थे। क्या हो सकता है कि हम 12 kg का कर लें, पॉसिबिलिटी नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास इनपुट ही मात्र कितना है, 11 kg का है। अब बात करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, प्लेस वेयर द बायर एंड सेलर इंटरेक्ट, जहां पर बायर और सेलर इंटरेक्ट करते हों तो उसे क्या बोलेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर। इसमें पहला आता है परफेक्ट कंपटीशन, फिर मोनोपोली, देन मोनोपोलिस्टिक। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, जिसमें आइडेंटिकल प्रोडक्ट को बाय और सेल करा जाता है, जैसे कि सब्जी मंडी में। मोनोपोली क्या होता है कि सिर्फ एक सेलर होगा और कई सारे बायर होंगे, और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर क्या होगा, सेलर की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी क्योंकि बेचने वाला ही एक है। आते हैं मोनोपोलिस्टिक में, इसका एग्जांपल याद रखना, इंडियन रेलवे इज एग्जांपल ऑफ मोनोपोली। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होगा, सिमिलर प्रोडक्ट बेचेंगे, जैसे कि हमारे फ़ोन्स हो गए, फ़ोन तो लावा का भी मिल रहा है, आईफोन का भी मिल रहा है, नोकिया का मिल रहा है। काम तो सब बातचीत करने के लिए हो रहा है, चैटिंग करने के लिए हो रहा है, बट सिमिलर प्रोडक्ट है, किसी में कुछ फीचर थोड़ा ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा। इसीलिए उनको क्या करना पड़ता है, हाई प्रमोशन करना पड़ता है और एडवर्टाइजमेंट। इनकी एंट्री और एग्जिस्ट क्या होती है, ईजी होती है। बट मोनोपोली में क्या होता है, एंट्री और एग्जिस्ट पे रिस्ट्रिक्शन होती है,
कोई भी आके इंडियन रेलवे या रेल गाड़ी नहीं चलाने लग जाएगा। देन ओलिगोपोली, कुछ लार्ज सेलर होते हैं, फ्यू लार्ज सेलर, और इसमें कई सारे बायर होते हैं। जैसे कि ओपेक या सीमेंट जो कंपनी है, बड़े बड़े लार्ज सेलर होते हैं और कई सारे बायर होते हैं। ठीक है, डिओपोली इसी की तरह है, सिंपल, बट इसमें मात्र दो ही फर्म होती है, दो ही कंपनी होती है जो कि डोमिनेट करती है पूरे के पूरे मार्केट को, जैसे कि जियो और एयरटेल। मोनोपोली क्या होता है कि सिंगल बायर होते हैं और सिंगल सेलर होते हैं, सॉरी सिंगल बायर होते हैं और मैनी सेलर होते हैं, बेचने वाले हजारों की तादाद में और खरीदने वाला एक। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इंपॉर्टेंट किसकी है, बायर की है। इसका एग्जांपल है कि जैसे इंडियन गवर्नमेंट है, अगर वो डिफेंस का कुछ सामान लेती है, डिफेंस का सामान लेने के लिए कई सारे कंट्री है, तो वो कहेगी भैया जो मुझे सबसे सस्ता और सबसे अच्छा प्रोडक्ट देगा मैं उससे खरीदूंगा, विच इज कॉल्ड मोनोपोली। अब इस पैसेज को आप पहले एक बार रीड करो। Business cycle theory, any economy raise amount of production and higher level of economic activity। बिजनेस साइकिल क्या होता है, हर एक इकोनॉमी में कभी एक्सपेंशन होगा, कभी रिसेशन होगा, कभी डिप्रेशन होगा, फिर रिकवरी होगा, फिर रिसेशन, रिकवरी, ये साइकिल है। और इन्हीं साइकिल बूम और डिप्रेशन की जो बीच का फ्लक्चुएशन होता है, बूम और डिप्रेशन की जो बीच की बात हो रही है उसको बोलेंगे बिजनेस साइकिल, ट्रेड साइकिल और इकोनॉमी साइकिल। इकोनॉमी साइकिल, ट्रेड साइकिल, बिजनेस साइकिल। फ्लक्चुएशन बिटवीन किसके बीच में, अगर फ्लक्चुएट कर रहा है बिटवीन किसके, बूम और डिप्रेशन, जब मार्केट में बूम हो और पीक पे हो, और या डिप्रेशन हो, जैसे यहाँ पर ट्रक बोला गया है, इन दोनों के बीच के जो भी फ्लक्चुएशन होता है उन दोनों के बीच को बोलते हैं बिजनेस साइकिल, ट्रेड साइकिल और इकोनॉमी साइकिल। बिजनेस साइकिल, ट्रेड साइकिल और इकोनॉमी साइकिल। इसमें सबसे पहले बात करें इकोनॉमिक बूम के बारे में। इकोनॉमिक बूम बहुत अच्छा होता है, प्रोस्पेरिटी का समय होता है, यहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, इंक्रीज इन डिमांड, इन्वेस्टमेंट, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी एक्सेट्रा, बट मे हैव स्ट्रक्चरल इशूज, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट कैपिटल, रिड्यूसिबल एंड सेविंग एक्सेट्रा। क्या कहता है कि जब आप इकोनॉमी बूम कर रही होती है, लोग उसकी डिमांड बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, आउटपुट, कंपनी जो भी है वो प्रोड्यूस कर मैक्सिमम आउटपुट निकालती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, जीडीपी, ओवरऑल जीडीपी पूरी बढ़ती है। बट ये देखा गया है कि लोग उस टाइम कईयों के पास पैसा देने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा ही नहीं रहता। अब बात करते हैं रिसेशन का टाइम या कॉन्ट्रैक्शन का टाइम, जिसे बोलते हैं मंदी। मंदी में क्या होगा, सब कुछ फॉल कर जाएगा, उल्टा हो जाएगा, जस्ट इसका एक्सपेंशन का उल्टा हो जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी डाउन चली जाएगी, प्रोडक्शन डाउन चला जाएगा, जीडीपी डाउन चला जाएगा, इन्वेस्टमेंट डाउन चला जाएगा, कंजप्शन भी डाउन, इनकम भी डाउन। ये 2 कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर यानी कि लगभग 6 महीने की बात कर रहा है, तो तब उसको बोलते हैं रिसेशन। ठीक है, हो सकता है मार्केट अपने आप को ठीक कर रही हो, तो ये रिसेशन नहीं होगा। अगर ये कम से कम 6 महीने तक चला गया, ऐसे 6 महीने तक चला गया, तब बोलते हैं रिसेशन, अदरवाइज इट इज़ नॉट। मार्केट अपने आप को करेक्ट भी तो करती है, पहले ऊपर गया, फिर हल्का करेक्ट करा, फिर ऊपर चला गया, फिर करेक्ट, फिर ऊपर। अब हो सकता है कंटिन्यू जो डाउनफॉल ऐसे आता गया, तो इसको बोलेंगे क्या, रिसेशन। डिप्रेशन क्या होता है, जब 3 साल से ऊपर का समय लगभग अगर मार्केट फॉल होता रहता है, गिरता रहता है, तो उसको बोलेंगे डिप्रेशन। सबसे बेस्ट एग्जांपल है 1929 का द ग्रेट डिप्रेशन यूएस में। पूरी की पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी इसके ऊपर डिपेंड कर गई थी, मतलब वर्ल्ड की इकोनॉमी को यूएस ने इन्फ्लुएंस कर दिया था, इतना खतरनाक हुआ था। रिकवरी फ्रॉम रिसेशन, डिप्रेशन टू प्रॉस्पेरिटी। रिकवरी क्या होता है, रिसेशन या डिप्रेशन से जो रिकवरी करती है किसकी तरफ, प्रॉस्पेरिटी की तरफ। अब आइए डायनेमिक प्राइसिंग के बारे में। इसको बोलते हैं सर्ज प्राइसिंग बोलते हैं, डिमांड प्राइसिंग बोलते हैं, टाइम बेस्ड प्राइसिंग बोलते हैं। सर्ज प्राइसिंग, डिमांड प्राइसिंग, टाइम बेस्ड प्राइसिंग। क्यों, प्राइस आर रजिस्टर्ड टू रिफ्लेक्ट चेंजिंग डिमांड। जैसे कि एयरलाइन में पता है कि जैसे से टाइम पास आता जाएगा फ्लाइट के टाइम के, मानो फ्लाइट है 11 तारीख को, आपने बुकिंग करी 5 तारीख को, तो प्राइस मान लो 10,000 होगा,
बट 6 तारीख को देखोगे उसका हो जाएगा प्राइस 12,000 रुपये, फिर 7 तारीख को 13,000 रुपये। ऐसे जैसे जैसे टाइम पास आता जाएगा ना फ्लाइट उसका, तो क्या होगा कि प्राइस जो है वो बढ़ता जाएगा। प्रीडेटरी प्राइस क्या होता है? यूजेस लार्ज स्केल ऑफ अंडरकटिंग टू रिमूव कंपटीशन, कि एक बड़ी कंपनी आए उसने सभी फ्री कर दिया सब कुछ, और फ्री कर देगा तो बाकी जितने छोटे मोटे कंज्यूमर हैं और छोटे छोटे सेलर हैं वो सारे के सारे धंधे खत्म हो जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल था जियो। जियो आया तो सारे सारे मार्केट को पूरा हटा दिया, मतलब जो कि एयरटेल था, ठीक, एयरटेल तब भी सर्वाइव कर गया। वी आई के तो वाहियात कंडीशन हो गई, बर्बाद हो गया वोडाफोन आइडिया। तो क्या करता है प्रीडेटरी प्राइसिंग में कि अंडर कटिंग टू रिमूव कंपटीशन, हटा देते हैं बाकी पूरा कंपटीशन को, जो भी साथ में काम कर रहा है उसको हटा ही दो भाई, काम करो, सबको फ्री कर दो, लोगों के पास जाएगा ही नहीं। कुजनेट्स कर्व, ये और इसके बाद एक और टॉपिक और बचा है बस। कुजनेट कर्व क्या होता है? शो रिलेशनशिप बिटवीन इनइक्वालिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में रिलेशन बताता है। और इकोनॉमिक ग्रोथ को यहाँ पर डिनोट करा गया पीसीआई, पर कैपिटा इनकम। किससे? पीसीआई। जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, ठीक है, तो स्टार्टिंग में देखा गया है कि इकोनॉमी में इनइक्वालिटी बढ़ती है, बट एक टाइम आता है जैसे टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट के बाद क्या होगा कि इकोनॉमी तो बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगा, बट इनइक्वालिटी घटती जाएगी। तो दैट इज कॉल्ड कुजनेट कर्व। क्यों? लेटर फेज इनइक्वालिटी रिड्यूस, गवर्नमेंट पॉलिसी प्लस ग्रोथ परकुलेट टू विलेज एज वेल। गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या करेगी? जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो इनइक्वालिटी को घटाने का काम करेगी। जैसे कि आप आर्टिकल 16 में देखोगे, ताकि जो SC ST और जितने भी ऐसे हैं उनको गवर्नमेंट जॉब देती है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में आप देखोगे कि भैया उनके पास पैसा नहीं था, तो इनइक्वालिटी का पहला तो किस्सा था। जैसे उनके पास पैसा आया जेब में, तो उन्होंने अपना स्टेटस मेंटेन करा। स्टेटस मेंटेन करने से क्या हुआ कि अब सोसाइटी में जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है वो अब हो रहा है। बाकी हालांकि पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, बट काफ़ी हद तक अगर 1950 और 2026 बात करो तो जमीन आसमान का फर्क आपको दिख रहा होगा। पैराडॉक्स थ्रिफ्ट क्या होता है? ये सबसे पहले जॉन मेनर्ड केन्स, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी बोला जाता है जिनको, ये बोलते हैं ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिसेशन पीपल ट्राई टू सेव मोर, लेट टू फेल इन एग्रीगेट डिमांड एंड हेंस इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर जैसे जैसे क्या होता है कि मार्केट में मंदी आती है तो लोग क्या करते हैं, सेविंग और ज़्यादा बढ़ाने लग जाते हैं, ठीक है। पर्सनल सेविंग कैन बी डेट्रीमेंटल टू इकोनॉमिक ग्रोथ। जो पर्सनल सेविंग है वो डेट्रीमेंटल हो सकती है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। भैया मार्केट में पूरा मंदी है तो लोग क्या करेंगे, और ज़्यादा सेव करने लग जाएंगे, सेविंग और बढ़ा लेंगे। जब सेव और करने लग जाएंगे तो मार्केट को आगे काम करने के लिए, आगे फर्दर मूव करने के लिए, पैसा चाहिए। लोग इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे तो फर्म कैसे चलेगा? तो वो कहता है कि अगर पीपल ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिसेशन पीपल ट्राई टू सेव मोर, लेट टू फेल इन एग्रीगेट डिमांड एंड हेंस इकोनॉमिक ग्रोथ, कि लोग ज़्यादा से उस समय सेव ना करके इन्वेस्ट करें। अब आते हैं पेरिटो एफिशिएंसी, इकोनॉमिक सिचुएशन वेयर इट इज़ इम्पॉसिबल टू बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग वर्थ ऑफ। अगर मैं, ये ऐसी इकोनॉमिक की सिचुएशन है पेरिटो एफिशिएंसी जहां एक का भला करने के लिए दूसरे का नुकसान करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड पेरिटो एफिशिएंसी। क्या कह रहा हूं? जहां एक का भला करने के लिए दूसरे का नुकसान करना पड़ता है। वेयर इट इज इम्पॉसिबल टू बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग अदर वर्ड्स। अब आ जाते हैं इनविजिबल हैंड। मार्केट में दो इनविजिबल हैंड होते हैं, ये सबसे पहले दिया था एडम स्मिथ ने। और इनविजिबल हैंड कौन से हुए? एक होता है डिमांड, दूसरा होता है सप्लाई। अगर कहते हैं, एडम स्मिथ बोलते हैं कि अगर मार्केट को फ्रीली छोड़ दो, गवर्नमेंट को कोई इंटरव्यू ना हो, तो मार्केट में कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो कि मार्केट को डिमांड और सप्लाई खुद मैनेज कर लेगा। इसी को बोला गया है इनविजिबल हैंड। अब 4 कैनन ऑफ टैक्सेशन, पहला है इक्वलिटी, दूसरा सर्टेनिटी, कन्वीनियंस और इकोनॉमी। इक्वलिटी कॉन्सेप्ट कि आप टैक्सेशन रखो, सबको इक्वलिटी का दर्जा देके, ऐसा नहीं गरीब को ज़्यादा चूसा जा रहा है या
गरीब और अमीर के बीच में जो टैक्सेशन है उसके एक ऐसा रहना चाहिए, इक्वलिटी कॉन्सेप्ट मेंटेन रहना चाहिए। सर्टेनिटी, कि ऐसा ना हो आज 10% टैक्स ले रहे हो, कल को अगले साल 50 ही ले लो, कोई भरोसा नहीं आपका। थर्ड अनसर्टेनिटी है। कन्वीनियंस, लोग कन्वीनियंट हो। और तीसरा इकोनॉमिकली, कि ऐसा ना हो टैक्सेशन सिस्टम में आपने इतना कर दिया कि गवर्नमेंट खुद नुकसान में जा रही है। तो आई होप पूरा का पूरा चैप्टर हमने वन शॉर्ट वीडियो में कवर करा है। और ये था मेन पर्पस इसका, कि एक शॉर्ट रीजन आपको एक इमेज में क्लियर हो कि हमने अभी तक पढ़ा क्या था। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।